नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया जो बाइडेन पहुंचे हैं कीव में, यूक्रेन में, एक सरप्राइज विजिट में। अब तो डिटेल्स निकल के आ रही कि 10 घंटे की ट्रेन जर्नी, मतलब किस किस प्रकार से पहुंचे, अब जाके उन्होंने क्या बात की, इस पर्टिकुलर विजिट का क्या कंसिक्वेंस है, कितनी और नई डिफेंस एड अनाउंस की गई, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद ईपीएफओ ने रिसेंटली क्या गाइडलाइंस इशू की हैं। 4 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना है। एक बेसिक आइडिया इस न्यूज के बारे में ले लेंगे। जून तक नई एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम नोटिफाई कर देगी केंद्र की सरकार, इसको देखेंगे। इंडिया इटली के डिफेंस रिलेशंस आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा अनुमान लग रहा है। ये क्या है न्यूज, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला है कि भाई जब भी मैरिज एज को अमेंडमेंट करने की बात आएगी तो ये ताकत पार्लियामेंट के पास है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि भाई ये जो 18 साल एज रखी गई है लड़कियों की शादी की और लड़कों की 21 साल, ये 18 साल रद्द करके इसको 21 साल करो। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आज एडिटोरियल भी बहुत अच्छे हैं। वुमेन के लिए सेफ वर्क प्लेस बनाना, ये अपने आप में एक अच्छा एडिटोरियल है। डेमोक्रेटाइजेशन, मोर एनिमल्स लेस फॉरेस्ट कवर, ये कर्नाटका की बात हो रही है। डाटा प्रोटेक्शन बिल में क्या फ्लॉज हैं, डाटा प्रोटेक्शन बिल के थ्रू क्यों आरटीआई एक्ट को अमेंड किया जा रहा है, आरटीआई एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जीएसटी रिफॉर्म रिजाइम के फ्लॉज के बारे में बात करके रखी गई है। और हॉरर, अभी तमिलनाडु के अंदर एक पर्टिकुलर एनजीओ में रेड पड़ी और वहां पे पता चला कि लेडीज का रेप किया जा रहा है। ओवरऑल जो वल्नरेबल लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको जानवरों से डराया जा रहा है। तो इस प्रकार की एक न्यूज निकल के आई है। तो कुल मिलाकर आज एडिटोरियल में काफी कुछ है बात करने के लिए और करंट अफेयर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो सब कुछ आपके साथ डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लीजिए, टू थ्रो द बुक एट समवन। क्या मतलब है? इट मीन्स टू मेक ऑल पॉसिबल चार्जेस अगेंस्ट अ पर्सन। टू थ्रो द बुक एट समवन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट जितने अमाउंट ऑफ चार्जेस और इल्जाम आप लगा सकते हो आप लगा दो। ठीक है भाई, चलिए पहली न्यूज। ईपीएफओ इश्यूज गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉयज पेंशनर्स टू ऑप्ट फॉर हायर पेंशन। अब जैसे कि मैंने आपको इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में पहले भी बताया, दिस इज अ हाईली टेक्निकल न्यूज। बहुत ज्यादा टेक्निकल तरीके से इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक्स समझने की जरूरत है। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ये क्या मैनेज करता है। तो भैया ये प्रोविडेंट फंड मैनेज करता है और जो भी एम्प्लॉयज इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है उनके पेंशन अकाउंट्स को मैनेज करता है। और ये ताकत ईपीएफओ को कहां से मिलती है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के थ्रू। इस पर्टिकुलर एक्ट के एम्बिट के अंदर पूरा इंडिया आता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 जो फैक्ट्रीज और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनके प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड को लुक आफ्टर करता है। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दुनिया की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ क्लाइंटेल हैंडल्ड एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग। अब इसी ईपीएफओ की एक पर्टिकुलर स्कीम है जिसका नाम है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, जिसको 1995 में लागू किया गया था। इस पर्टिकुलर स्कीम के हिसाब से वो लोग जो कि 58 साल की उम्र पर रिटायर कर जाते हैं उनकी पेंशन डिसाइड की जाती है। जब भी वो काम कर रहे होते हैं उनकी बेसिक का 12% वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर मतलब जो उसको नौकरी दे रहा है वो कंट्रीब्यूट करता है। और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 12%, उसका 8.33% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर जाता है। अब ओवरऑल हुआ ये है दोस्तों इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे केस में कि अगर इसी एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ऑफ 1995 इसके अगर आप पैराग्राफ 11 क्लॉज 3 को पढ़ते हो तो वहां पे एक जॉइंट ऑप्शन का आप कह लो प्रोविजन है। अब हुआ यह था कि वो एम्प्लॉइज जो 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर कर गए थे ओवरऑल उनको ये जॉइंट ऑप्शन स्कीम का बेनिफिट दिया गया एज पर पैराग्राफ 11(3) ऑफ द ईपीएस। जो लोग 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए या फिर जो अभी भी सर्विस में हो और आगे आने वाले कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे उनको पैराग्राफ 11 क्लॉज 3 ऑफ द ईपीएस का बेनिफिट नहीं दिया गया, जॉइंट ऑप्शन का बेनिफिट नहीं दिया गया। और अगर ये जॉइंट ऑप्शन का बेनिफिट आप देते हो तो आपको थोड़े बढ़ के पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे।
ईपीएफओ ने ये बेनिफिट देने से मना कर दिया था। तो जो अभी के लोग हैं जो कि ऑब्वियसली बात है इस पैराग्राफ 11(3) के अंदर जॉइंट ऑप्शन का बेनिफिट चाहते हैं, या फिर वो लोग जो कि 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं और जिनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाया, वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को जजमेंट दिया और ईपीएफओ को बोला कि अपने नियमों को अमेंड करो और इमीडिएटली आप ओवरऑल इन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को जो कि एलिजिबल है पैराग्राफ 11(3) ऑफ द ईपीएस के अंदर ये जॉइंट ऑप्शन का बेनिफिट लेने के लिए बट नहीं मिल पाया है, इनको तुरंत अवेल करवाइए। अब भैया बहुत दिन के डिस्कशन के बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्कुलर इशू किया अपने रीजनल ऑफिसेस को। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप तुरंत नवंबर 4 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसको फॉलो करिए। और अब ऑब्वियसली बात है वो प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स को यहां पे लिस्ट किया जाएगा जिसके चलते एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज या वो एम्प्लॉयज जो 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हो चुके हैं, जिनके पास जॉइंट ऑप्शन का बेनिफिट नहीं है, वो अब बेनिफिट ले सकते हैं। अपने आप को ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाके मेंबर सेक्शन में रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे उनको इनहैंस्ड पेंशन का ऑप्शन मिलेगा। अब इससे ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को पैसों का थोड़ा नुकसान होगा, ज्यादा पैसा इनकी जेब से निकलेगा, बट एनीवेज इट इज अ प्रोग्रेसिव डिसीजन फॉर दीज पेंशनर्स या फिर जो रिटायर होकर पेंशन लेंगे ईपीएफओ स्कीम के अंदर, उनके लिए एक ये बड़ी ही पॉजिटिव स्कीम बताई जा रही है। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जो एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो खुश हैं, बट जो ट्रेड यूनियंस उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 4 नवंबर को डिसीजन दिया था, आप उसको एग्जीक्यूट करने में इतना समय बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च की डेडलाइन रखी थी जॉइंट ऑप्शंस के लिए सब्सक्राइब करने की, आप बहुत मतलब डिले कर रहे हो प्रोसेस को। लेकिन फिर भी चलिए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो भी यहां पे गाइडलाइंस दी है कि भाई जॉइंट ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं वो लोग जो कि 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर हुए हैं या अभी सर्विस में आगे रिटायर होने वाले हैं, अपने आप में ठीक है, इशू यहां पे रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये एक न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं, जीएस पेपर 3-2। दोस्तों अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया, जरूर दबा दीजिए, याद दिलाना पड़ता है। ओके, प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। तो एनर्जी कंजर्वेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के रिस्पेक्ट में एक न्यूज है, सेंटर में नोटिफाई एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम बाई जून। तो भैया पिछले साल दिसंबर 2022 में एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया था। अब केंद्र की सरकार एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम को निकालने की बात कर रही, जो कि इसी पर्टिकुलर एनर्जी कंजर्वेशन बिल के प्रोविजंस में लिखा हुआ था। इस एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन में ज्यादा इन्वॉल्व है, उनको बोला जाएगा कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव करिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कार्बन एमिशंस को कम करने की बात नहीं की जा रही है। आप चाहो तो अपने कार्बन एमिशंस बढ़ा सकते हो। इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है, तो अभी के समय पे सरकार ओवरऑल हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर कभी भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगी कि आप एमिशन कम करो या ओवरऑल प्रोडक्शन कम करो, लेकिन हाँ उस प्रोडक्शन को करने की जो एफिशिएंसी है, जो स्टैंडर्ड है प्रोसेस का, उसको इंप्रूव करो ताकि पोल्यूशन कम हो। क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है उसमें हमने ये बोला है कि 2030 तक जो एमिशंस इंटेंसिटी है, एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी, उसको हम 45% तक कम करेंगे बाई 2030। एमिशंस पर यूनिट ऑफ जीडीपी समझते हो ना, एमिशंस इंटेंसिटी, कि भाई समझिए ओवरऑल 1 यूनिट जीडीपी को बढ़ाने के लिए, मतलब कि भाई ओवरऑल 1 यूनिट जीडीपी बढ़ाने के लिए मान लो 100 ग्राम्स का कार्बन एमिशन हो रहा है, तो उसी 1 यूनिट जीडीपी के लिए कल की डेट में 100 ग्राम से कम कार्बन एमिशन हो, तो अगर 45% कम होगा तो मतलब 55 ग्राम का ही कार्बन एमिशन किया। तो ये होता है कि भाई 1 यूनिट जीडीपी को पैदा करने के लिए ओवरऑल अमाउंट ऑफ एमिशंस अगर आप कम कर लो तो हमारी एमिशंस इंटेंसिटी कम हो जाती है। हम उतनी ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं बट कम अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन करके कर रहे हैं। और इसके लिए एक बेहतरीन तरीका जो भारत सरकार ने ढूंढा है वो ये कि 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल फोर्सेस मतलब सोलर, विंड पावर, इनसे हम पैदा करेंगे, लेकिन इसके लिए 2.4 ट्रिलियन रुपीस खर्च होंगे, ऐसा बोला है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने। बहरहाल आ जाते हैं अपनी न्यूज पे। न्यूज ये है कि एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम यहां पे सरकार लॉन्च कर रही है। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो भी हमारी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, इनसे बोला जाएगा कि भैया एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करिए। इसके लिए अगर आप देखो तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि एक पावर मिनिस्ट्री की बॉडी है, ये नोडल कोऑर्डिनेटर होगी। एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करने वाली इंडस्ट्रीज को यहाँ पे मॉनिटर किया जाएगा, उनको एफिशिएंसी टारगेट्स दिए जाएंगे। जो अपने एफिशिएंसी टारगेट को फुलफिल कर लेता है उसको क्रेडिट मिलेंगे, और जो नहीं फुल कर पाता है उसका डेबिट में बैलेंस चलेगा, मतलब ओवरऑल उसको यहां पे एक पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है।
तो बेसिकली यहां पे क्रेडिट्स और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे अगर आप एनर्जी एफिशिएंसी के पैरामीटर्स को क्रॉस करते हो। अब इसके जैसी एक स्कीम है जिसका नाम है एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम, जो कि यूरोपियन यूनियन और कोरिया में भी डिप्लॉयड है। इंडिया की स्कीम में और यूरोपियन यूनियन कोरिया की स्कीम में फर्क इतना है कि यूरोपियन यूनियन कोरिया की स्कीम में उनको यहां पे प्रॉपर टारगेट्स दिए गए कि आपको अपने कार्बन एमिशंस कम करने। इंडिया के अंदर की कंपनीज को कार्बन एमिशन कम करने के टारगेट नहीं दिए गए। आप चाहो तो अपने कार्बन एमिशन बढ़ा लो, लेकिन ओवरऑल अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का उसको रैशनलाइज करो, उसको इंप्रूव करो, अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को कम करो। उसके साथ साथ देखिए तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्म अचीव ट्रेड पैट नाम की स्कीम 2015 से चला रही है, जिसके अंदर 13 सेक्टर्स में 1078 इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी एनर्जी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स दिए जा चुके हैं। तो अभी के लिए जो नया मैकेनिज्म आ रहा है यहाँ पे एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम का, इसमें क्रेडिट्स जनरेट होंगे। वो क्रेडिट्स इस बेसिस पे दिए जाएंगे कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने किस हद तक अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव करने के लिए अल्टरनेट क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी में को डिप्लॉय करने के लिए सब्सटेंशियली इन्वेस्ट किया। मतलब आप अपना एमिशंस रिडक्शन नहीं करोगे, अपने एमिशन की इंटेंसिटी को रिड्यूस करोगे, एफिशिएंसी नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करोगे, और उसके चलते आपको सर्टिफिकेट्स और क्रेडिट यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये स्कीम अगर आप देखो तो यूरोपियन स्कीम से थोड़ी अलग है, क्योंकि यूरोप के अंदर पहली बात तो ओवरऑल एमिशंस को कम करने का आप कह लो एक ऑब्लिगेशन लगाया गया है। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरा, जो कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है उसको हमने थोड़ा ट्विक कर दिया है। देखिए यहां पे संजीव सनियाल साहब जो कि मेंबर है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के, क्या बोल रहे हैं। इंडिया शुड हैव इट्स ओन एमिशंस ट्रेडिंग स्कीम स्ट्रक्चर एंड व्हाइल वी कैन सर्टेनली लर्न फ्रॉम मॉडल्स इन द वेस्ट, वी शुड इंश्योर दैट वी डू अकोमोडेट फॉर आवर स्पेसिफिक नीड। मतलब हम अपनी नीड के हिसाब से एक्शन लेंगे। हम आंख बंद करके पागल टाइप से वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी नहीं कर सकते। वी हैव टू सर्च आवर ओन यूनिक वेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन एक्टिविटीज। तो वो कंपनीज जो कहीं ना कहीं सोलर थर्मल पावर में, ऑफशोर विंड में, ग्रीन एनर्जी में, कंप्रेस्ड बायोगैस में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करती हैं, उनको इस एमिशन ट्रेडिंग स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, नए कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। ये कार्बन क्रेडिट्स जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं उससे थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करेंगे, बट डेफिनेटली इससे इंडस्ट्रीज को एक पुश मिलेगा कि वो अपने कार्बन एमिशंस को बढ़ा भी सकते हैं। और अगर उन कार्बन एमिशंस को बढ़ाते हैं थ्रू इनहैंस्ड एफिशिएंसी, तो उस कंटेक्स्ट में उनको क्रेडिट भी दिए जाएंगे, और जो अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव नहीं करता उसके ऊपर यहां पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। आ जाते हैं भाई अगली न्यूज पे, जीएस पेपर 2, इंडिया एंड इटली लाइकली टू अनाउंस डिफेंस एग्रीमेंट ड्यूरिंग मेलोनी विजिट। तो भाई देखो पिछले 10-15 सालों से इंडिया और इटली के डिफेंस रिलेशन तो कोई बढ़िया चल नहीं रहा। आपको पता होना चाहिए कि इटालियन मेरीन को इंडिया के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था जब इन्होंने केरला के फिशरमैन के ऊपर गोली चला दी थी। तब से ओवरऑल देखो तो कहीं ना कहीं रिश्ते इंडिया इटली के उतने बढ़िया चल नहीं रहे। लेकिन अगर आप देखो तो इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज मेलोनी इंडिया आने वाले हैं। एक फार राइट इटालियन लीडर हैं, दिल्ली में आएंगे एज अ चीफ गेस्ट ऑफ द रेजाना डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो कि 2 मार्च को होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे। अगर आप देखो तो G20 कॉन्फ्रेंस जब बाली में हुई थी तब मेलोनी साहब ऑलरेडी मोदी जी से मिले थे। मेलोनी साहब पिछले 10 सालों में तीसरे इटालियन प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने इंडिया में विजिट किया है। पहले थे 2017 में पाओलो जेंटिलोनी और दूसरे थे 2018 में ग्यूसेपे कॉन्टे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इटली की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, पैसिफिक स्ट्रेटजी इटली इंडिया के अलावा या फिर कह लो कोई भी दूसरी कंट्री इंडिया के अलावा बना नहीं सकती, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। और इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में डिफेंस एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया भी समझता है और ये कहीं ना कहीं इटली के लीडर्स भी समझते हैं। 2012 से लेकर 2015 के समय पे इटली इंडिया के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। 2 इटालियन मेरीन्स को अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने इंडियन कोस्ट पे केरला फिशरमैन को गोली मार दी थी। बाद में ओवरऑल देखो तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इटली के अंदर ये जो हार्डलाइन पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली, इसने बोला कि इंडियन एम्बेसडर को इंडिया से एक्सपेल कर दो। 2015 में जब इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम ज्वाइन करना चाहता था तो इटली ने इंडिया की एप्लीकेशन को वीटो कर दिया। इटली ने यह बोला कि इंडिया को ह्यूमन राइट्स वॉलेटर डेजिग्नेट करिए यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। तो बड़ी कोशिश की इटली के पॉलिटिशियंस ने भी एक एंटी इंडियन स्टांस लेने में। बाद में मैटर सॉर्ट आउट हुआ, मोदी जी की सरकार ने उन मेरीन्स को वापस भेज दिया। केस को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में म्यूचुअली रिजॉल्व किया गया और रिजॉल्व करने के बाद इंडिया ने उसके अगेंस्ट फिर से एक एपेलेट
ज्यूरिडिक्शन में नहीं किया, उसको अपील नहीं किया वर्डिक्ट को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरीन वाला मुद्दा था जिसने इंडिया इटली के रिलेशन को काफी खराब कर दिया था, उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया गया। फिर ऑगस्टा वेटलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील जो थी उसने भी कहीं ना कहीं इंडिया और इटली के रिलेशन को खराब किया, करप्शन वगैरह के इल्जाम लगाए गए थे। इटली की कंपनी है फिंकेंटिएरी, ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही थी आईएनएस विक्रांत में लगे इक्विपमेंट्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो आईएनएस विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट है इंडिया का इंडिजिनस, उसमें इटली द्वारा प्रोवाइड की गई काफी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं डिफेंस डील में इटली इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और इंडिया के साथ इंगेज करना भी इटली के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल है। नवंबर 2021 में मोदी जी मिले थे इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो ड्रागी से, G20 मीटिंग हुई थी जब रोम में। उस समय पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था कि इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था कि जो इटली की डिफेंस कंपनी है लियोनार्डो, जिसके ऊपर बैन लगा रखा है इंडिया ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील ऑगस्टा वेटलैंड के केस में, इस पर्टिकुलर बैन को हटाया जाएगा। ये कंपनी फिर से इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर पाएगी। क्योंकि देखिए इंडियन नेवी के पास जो फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन है, उनके अंदर जो हैवी वेट टॉर्पीडोज है ना, उसकी टेक्नोलॉजी लियोनार्डो नाम की इटालियन कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। तो जब इस कंपनी के ऊपर बैन लग गया, वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ नहीं पाई, और हमें उस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इसलिए लियोनार्डो नाम की इस कंपनी के ऊपर से बैन हटा दिया इंडिया ने। फिर अगर आप देखो तो दोनों कंट्रीज के पास अपना खुद का एक मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप है, जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज डिफेंस कोऑपरेशन को बूस्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल लेवल्स पे, हेडक्वार्टर लेवल पे, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स, इन सब लेवल पे बातचीत होती रहती है। ये जो 11th मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की मीटिंग हुई थी जून 2022 में, ये नई दिल्ली में हुई थी। फिर इंडिया और इटली और दूसरे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में भी इंगेज कर रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो इंडियन नेवी ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस भी ज्वाइन किया है, जो कि यूएस लेड मल्टीलैटरल कंस्ट्रक्ट है, बहरीन में बेस्ड है एज एन एसोसिएट पार्टनर, और ऑब्वियसली बात है इटली भी उसमें प्रेजेंट है। फिर इटली इस समय पे डायलॉग पार्टनर है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 2019 से लेके अब तक। तो सस्टेनेबल नेविगेशन, फिशरीज, एक्वाकल्चर, ब्लू टेक्नोलॉजीज, क्रूज टूरिज्म, इंडियन ओशन के अंदर इसमें इटली कहीं ना कहीं इंडिया के साथ डायलॉग पार्टनर की तरह इंगेज कर रहा है सिंस 2019। फिर इटली मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अपना एक इंटरनेशनल लाइजन पार्टनर भी भेजे इन इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। ये जो पर्टिकुलर IFC IOR है, ये सेवरल लाइजन ऑफिसर्स को होस्ट करता है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को फैलाता है, और हो सकता है इटली अपना एक इंटरनेशनल लाइजन पार्टनर यहां पे जल्दी से भेजे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई GS पेपर 2 जुडिशरी, पार्लियामेंट कैन अमेंड द लॉ टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट सुप्रीम कोर्ट। तो भैया सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंची है, और वो पिटीशन ये बोलती है, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि आप एक काम करिए, ये जो मिनिमम एज है मैरिज ऑफ वुमेन की, इसको आप 18 साल से हटा के 21 साल कर दीजिए। मतलब अभी के लिए जो मिनिमम एज ऑफ मेन 21 साल करके रखी गई है, और वुमेन जो 18 करके रखी गई है, ये 18 को आप हटा दो और इसको 21 कर दो। अब सवाल उठता है कि ये 18 साल मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन रखी कहां गई है? तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, उसके साथ साथ पर्सनल लॉस जो कि क्रिश्चियंस, पारसीज और हिंदूज को एडमिनिस्टर करते हैं, उसके अंदर मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन क्या लिखा गया है? 18 साल लिखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट से बोला कि 18 साल का बार हटा दो। अब DY चंद्रचूड़ साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं? We should not perceive that we are the exclusive custodians of the Constitution. The Parliament is equally the constitution of the Constitution. Parliament can amend the law to provide uniform marriage age. However desirable it is, the power to do so lies with the Parliament. There are some things which only the Parliament can amend and legislate. We cannot enact the law here. तो मतलब DY चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि अगर वुमेन की जो लीगल मैरिजेबल एज है, इसको 18 साल से हटा के 21 साल करना है, तो भाई इस चीज को करने की ताकत पार्लियामेंट के पास है, उनके पास नहीं है। इसका एक और लॉजिक दे रही है यहां पे सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट का यह बोलना है कि देखिए हम ओवरऑल 18 साल जो मैरिजेबल एज है वुमेन की, इसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये ताकत है, लेकिन स्ट्राइक डाउन करने के पास हमारे पास ये ताकत भी होनी चाहिए कि वुमेन की लीगलिजिबल शादी की जो एज है उसको हम 21 साल करें। वो ताकत हमारे पास है नहीं। तो मान लो हम पिटिशनर की बात मान के 18 साल जो लीगल मैरिजेबल एज है वुमेन की, इसको स्ट्राइक डाउन कर दें, और उसके बदले में 21 साल उसको फिक्स ना करें, तो उल्टा पड़ जाएगा चीज। उल्टा क्यों पड़ जाएगा? क्योंकि फिर इसका मतलब यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड कर दिया कि ठीक है भाई, लीगल मैरिजेबल एज 18 नहीं है, लेकिन उसको बढ़ा के 21 तो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकती, क्योंकि बढ़ा के 21 करने की ताकत किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो
तो आर्टिकल 32 रेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को मैंडेटस इशू नहीं कर सकता, या स्टेट लेजिस्लेचर्स को मैंडेट इशू नहीं कर सकता कि आप इसके ऊपर कानून बनाओ ही बनाओ। वो पार्लियामेंट की विजडम के ऊपर डिपेंड करता है, या स्टेट लेजिस्लेचर के जो डिफाइंड सब्जेक्ट्स हैं उनकी विजडम के ऊपर डिपेंड करता है। तो 18 साल की लीगल मैरिजेबल एक्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देता है तो नियम कानून ये बनाना पड़ेगा कि 21 साल एज हो, नहीं तो फिर अगर आप देखो तो कोई मिनिमम एज ऑफ मैरिज होगी ही नहीं, क्योंकि 21 साल एज करना लीगल एज ऑफ मैरिज ये आप कह लो अथॉरिटी डोमेन में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के। अभी के रिस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है 1955, जिसने मैरिज फॉर ब्राइड मतलब लड़की की मिनिमम एज रख रखी है 18 साल और ग्रूम लड़के की मिनिमम एज रख रखी है 21 साल। इस्लाम के अंदर एक लेडी माइनर जिसने प्यूबर्टी को अटेंड कर लिया उसकी शादी की जा सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर भी एक औरत की शादी की मिनिमम उम्र 18 साल है और एक आदमी की मिनिमम उम्र 21 साल है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो जरूरी यह है कि केंद्र की सरकार मतलब पार्लियामेंट इसके ऊपर डिसीजन ले, और कहीं ना कहीं कैबिनेट इसके ऊपर डिसीजन ले भी रहा है। यूनियन गवर्नमेंट ऑलरेडी ये प्लान कर रहा है, एक बिल ये लेके आ रहे हैं टू इंक्रीज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21। इसके लिए यूनियन कैबिनेट की तरफ से क्लियरेंस भी मिल गया है। जल्दी हो सकता है पार्लियामेंट इससे रिलेटेड नियम कानूनों को भी इंट्रोड्यूस करे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए 18 की एज लिमिट को हटाने से इसलिए मना कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि इस चीज को करने की विजडम और ताकत एक्चुअली में पार्लियामेंट के पास है। फिर भाई अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, कीव स्टैंड्स डिक्लेयर्स बाइडेन एज ही मेक्स अ सरप्राइज विजिट टू यूक्रेन। तो भैया यूक्रेन में पहुंचे हैं जो बाइडेन साहब अनअनाउंस पहुंच गए हैं, प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिले हैं और ये अपने आप में एक वेस्टर्न सॉलिडेरिटी का सिंबल है। भाई जो बाइडेन ने बोला कि यूक्रेन एक ब्रूटल और अनजस्ट वॉर चल रहा है, आप देख लो कि इसकी ऑलमोस्ट एक एनिवर्सरी आने वाली, 1 साल इस चीज को होने वाला है। 1 साल बीत चुका है इस वॉर को और तब भी यूक्रेन खड़ा हुआ है, जालिम रशिया के अगेंस्ट लड़ रहा है। अमेरिका आपके साथ खड़ा है, यूक्रेन हम आपके साथ खड़े हैं, दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। बाइडेन ने 5 घंटे से ज़्यादा कीव में बिताए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है चूंकि सिक्योरिटी रिस्क होते हैं इस प्रकार की वॉर जोन में जाने से। जो फॉलन सोल्जर्स है कंट्री के यूक्रेन के, उनको ऑनर कर रहे हैं यहाँ पे जो बाइडेन साहब। यूएस एम्बेसी स्टाफ से भी मिले वो कीव के अंदर, और ओवरऑल कहीं ना कहीं बाइडेन सारे एलाइज को सिंबल दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, यूक्रेन के साथ खड़े रहिए। फिर अपने एलाइज को बोला है जो बाइडेन ने कि जो भी वेपन डिलीवरी सिस्टम्स और फाइटर जेट्स देने का प्रॉमिस किया गया यूक्रेन का वो आप डिलीवर करो। हालांकि खुद यूएस अपने फाइटर जेट्स यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। 2 यहाँ पे रेथ्स भी ले किए गए वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस पे। जो भी यूक्रेनियन सोल्जर्स 2014 से लेके अब तक रशिया के साथ जंग में लड़े, रशिया में क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जाया था आप कह लो रशिया ने यूक्रेन से, तो तब से लेके अब तक जितने भी यूक्रेनियन सोल्जर्स लाइन ऑफ ड्यूटी में फॉल हुए हैं उनको यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है। फिर जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि हम $500 बिलियन मतलब $500 मिलियन यूक्रेन को असिस्टेंस और देंगे। ऑलरेडी $50 बिलियन का असिस्टेंस यूएस यूक्रेन को दे चुका है। तो इस असिस्टेंस से हॉविट्जर्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, एयर सर्वेलेंस रडार्स, इस प्रकार की एड दी जा रही है, कोई एडवांस्ड वेपनरी नहीं दी जा रही। अभी के लिए देखिए तो यूक्रेन के पास हिमार्स मिसाइल है। ये हिमार्स मिसाइल रशियन ऑफेंसेस को तो टैकल कर सकता है, लेकिन रशियन ऑफेंसेस जब डीप बैग इन रशियन टेरिटरी चले जाते हैं तो रशियन टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक करने की यूक्रेन के पास कैपेबिलिटी नहीं है, और उसके लिए यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स मांग रहा है यूएस से और बाकी कंट्रीज से, नाटो अलाइज से। अब यूएस तो ये प्रोवाइड कर नहीं रहा, लेकिन कुछ नाटो अलाइज इसको प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं और जो बाइडेन बोल रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दो इनको असिस्टेंस। अब इस कंटेक्स्ट में देखो तो यूएस की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, और इनफैक्ट जो बाकी यूक्रेनियन कंट्रीज यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट करी उनके भी बहुत से डोमेस्टिक इश्यूज हैं जिनके साथ वो लगातार लड़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूक्रेन को एड देना, वो भी यूएस की आप कह लो एक पॉजिटिव इमेज के अगेंस्ट जा रहा है। जो बाइडेन की जो पॉपुलैरिटी पोल्स हैं वो गिर रहे हैं बड़े स्केल पे। यहाँ पे जो मैसिव पैसा दिया जा रहा है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, वो बहुत ज़्यादा यूएस के लोगों को पसंद आएगा, इस बात के चांसेस कम है, उनकी खुद की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। फिर यूरोपियन यूनियन में बहुत सी कंट्रीज तो इस बात को लेकर परेशान है कि यूक्रेन को सपोर्ट करने के चक्कर में रशिया से गैस आनी बंद हो गई है। तो बहुत से इश्यूज हैं, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये था भाई करंट का डिस्कशन। अब आ जाते हैं एडिटोरियल के डिस्कशन पे। पहला आर्टिकल आरके विज साहब ने लिखा है, स्लो प्रोग्रेस टू क्रिएट अ सेफ वर्क प्लेस फॉर वुमेन।
अभी देखिए क्या है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का एलिगेशन कंप्लेंट डाली है इंडिया की लीडिंग स्पोर्ट्स वुमेन ने, जो कि रेसलिंग फील्ड में एक्टिव है। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और धरना प्रदर्शन करना पड़ गया उनको दिल्ली के अंदर। अब इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि कोई इंटरनल कंप्लेंट कमिटी यहां पे थी नहीं। विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ बोलती हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए, और वहां पे अगर एक वुमेन के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो एक्शन लेना जरूरी है। तो इस कंटेक्स्ट में चूंकि ये इशू बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया था, ऑल इंडिया इसकी कवरेज हो रही थी, तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने एक ओवरसाइट कमिटी बनाई। इस ओवरसाइट कमिटी को एक लेडी ओलंपिक मेडल होल्डर लीड कर रही थी। इस ओवरसाइट कमिटी का काम क्या था? चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस बात है इनके ऊपर इल्जाम लगाना। वो भी अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं, तो अपने आप में यहाँ पे वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब इस कंटेक्स्ट में ऑथर बात कर रहा है कि फरवरी 2021 में एक लीडिंग वुमेन जर्नलिस्ट थी जिन्होंने अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया। क्या किया कि वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका एम्प्लॉयर था, उसने उस लेडी से सेक्सुअल फेवर्स मांगे, और वो अपने आप में पावरफुल पॉलिटिशियन था। तो इस लेडी ने उसके अगेंस्ट सेक्सुअल एलिगेशंस के चार्जेस लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उस एम्प्लॉयर ने डेफेमेशन मानहानि का दावा ठोक दिया इस पर्टिकुलर लेडी के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं फरवरी 2021 में जो मानहानि का दावा था वो उस वुमेन के अगेंस्ट से हटा। तो क्वेश्चन यहां पे ये उठा कि एक वुमेन अपने ऑनर के लिए लड़ रही है और उसके अगेंस्ट यहां पे केस ठोक दिया जाता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो तो 2013 में इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 354A इंसल्ट किया गया था, लेकिन बहुत बार जो कंप्लेंट्स है वो सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर फाइल की जाती हैं, जिसमें टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन के प्रोविजंस को लिखा गया है। कई बार तो क्या होता है कि विक्टिम मैटर को पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं करता है, और डिपार्टमेंट के अंदर ओवरऑल इस प्रकार के कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए कोई कमिटी वगैरह बनाई नहीं गई। जबकि विशाखा गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की 1997 की साफ साफ बोलती हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट्स को डील करने के लिए आपको एक इंटरनल कमिटी बनानी है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिस्पेक्ट में अगर आप वायलेंस की बात करो तो ये डायरेक्ट और स्ट्रक्चरल दोनों प्रकार का होता है। अगर आप देखो तो मेल बेस्ड हेगेमोनी हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। मेन और वुमेन के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट इम्बैलेंस है वो नजर आता है। बहुत सारे वर्क प्लेसेस में अगर आप देखोगे तो मेन बड़े तादाद में काम कर रहे हैं, वुमेन नई नई एम्पावरमेंट में आ रही हैं, तो ओवरऑल वुमेन का नंबर वर्क प्लेस में थोड़ा कम ही होता है, तो वो थोड़ी माइनॉरिटी में हो जाती हैं, और सोसाइटी अभी भी पैट्रियार्कल तरीके से सोचती है। तो ऐसे केस में एक वुमेन के लिए एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे वो न्यूमेरिकली माइनॉरिटी में है, अपने खिलाफ हुए अत्याचार को पॉइंट आउट करना ही मुश्किल हो जाता है। और खासकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लीडरशिप पोजीशंस में वुमेन बहुत कम है, या फिर कह लीजिए है ही नहीं, ऐसे केस में एक सबऑर्डिनेट वुमेन एम्प्लॉय के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को उठा के सामने आके बोलना वो अपने आप में मुश्किल हो जाता है। इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात कर ली है, LFPR की बात कर ली है। तो LFPR यहाँ पे क्या है, तो ये कह रहे हैं कि LFPR, अब ये डाटा इंपॉर्टेंट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में 17.5% था, 2020-21 में 25.1% हो गया। वर्कर पॉपुलेशन रेट यहाँ पे 2017-18 में 16.5% था, 2020-21 में 24.2% हो गया। अब ये पर्टिकुलर डाटा देना यहाँ पे मुझे थोड़ा कंटेक्चुअल सा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे मेन और वुमेन के रिस्पेक्ट में सेग्रीगेटेड डाटा नहीं दिया जा रहा। बहरहाल ये याद रखिएगा, मैंने वैसे पढ़ाया भी है पहले आपको, LFPR इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स अमंग द पर्सन्स इन पॉपुलेशन। मतलब बेसिकली जितने लोग हैं पॉपुलेशन में, उसमें से लेबर फोर्स में कितने परसेंटेज लोग हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो, सब आ जाते हैं। और वर्कर पॉपुलेशन रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड अमंग द पर्सन्स इन पॉपुलेशन, मतलब टोटल लोग पॉपुलेशन में कितने हो, कितने लोग यहाँ पे नौकरी मिली हुई है। तो ये पर्टिकुलर डाटा यहाँ पे दिया हुआ है 2020-21 का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा है। इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, कहीं जरूरत पड़े तो लिख दीजिएगा। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेन वुमेन सेग्रीगेशन की बात हो रही है, यहाँ पे मुझे कंटेक्चुअल लगा नहीं, बट डाटा इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बता दिया। तो ऑथर यहाँ पे अब बता रहा है कि देखिए, एक इनेबलिंग और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट को बनाने के लिए हमें अर्ली स्टेज ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन में एक आदमी और एक औरत के अंदर ये माइंडसेट डालना पड़ेगा कि आपको मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट करना है, और ये माइंडसेट लंबे समय तक कल्टीवेट करना पड़ेगा। नेचर वर्सेस नर्चर, अभी के समय पे क्या है, पैट्रियार्कल माइंडसेट में मेल्स को लगता है कि वो वुमेन से डोमिनेंट है, सुपीरियर है, बट ये हमें सिखाना पड़ेगा कि वो सुपीरियर है नहीं। जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों यहां पे एक मेजर रोल प्ले करते हैं।
तो जो जीन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को एसेस करते हैं कि भाई वो कैसा होगा, गोरा होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है ना, किस प्रकार से हाइट होगी, कम हाइट होगी, ज़्यादा हाइट होगी, मोटा होगा, पतला होगा। और उसी प्रकार से एक फैमिली का इन्वायरमेंट और अर्ली स्कूलिंग एक बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और अगर उस बच्चे की पर्सनालिटी को इस प्रकार से डेवलप किया जाए कि जो गर्ल चाइल्ड है और बॉय चाइल्ड है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं है, तो आगे आने वाले समय में सेफ वर्क एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हम परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब तक कि हम इस हद तक सोशली डेवलप नहीं हो जाते हैं तब तक सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको किसी भी हाल में निभानी है। उस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये जो एक ट्रेंड बना आ रहा है कि भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडक्शन एक्ट है जो 2013, इस कंटेक्स्ट में जब भी कोई वुमेन अपनी आवाज उठाती है तो उस केस में जिसके खिलाफ आवाज उठी हो वो जब किसी हायर दर्जे पे होता है, एक आला लेवल पे बैठा हुआ होता है, तो वो फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स पे एक नए प्रकार का लिटिगेशन फाइल करके ओवरऑल अपने अगेंस्ट लिटिगेशन को कमजोर करना चाहता है। तो हमें इस प्रकार की टेंडेंसी के अगेंस्ट जाना चाहिए, तब जाके फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स को बढ़ा के टूथ टू टेल रेशियो को इंप्रूव करके इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके हम ओवरऑल वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं वुमेन के लिए। इस प्रकार की बात बोली जा रही है। फिर नेक्स्ट, अ डेमोक्रेटाइजेशन दैट इज मोर अ फेलेसी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? रुचि गुप्ता साहब ने आर्टिकल को लिखा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन की। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रही है। कह रही कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने सेल्फ एक्सप्रेशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, ठीक है ना। डेमोक्रेटाइज मतलब कि हर इंसान को बोलने का हक है। तो देखा जाए तो बात सही है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर इंसान को बोलने का हक है। अब कोई एलीट हायर पोस्ट का अमीर आदमी यहाँ पे गेट कीपिंग नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पे आप अपना प्लेटफॉर्म बना के, अकाउंट बना के, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ओवरऑल फेसबुक हो, आप अपना अमाउंट बना के कुछ लिख सकते हो, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हो। ट्विटर इस प्रकार के मीडियम का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेमोक्रेटाइज्ड सेल्फ एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसा ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। बट क्या एक्चुअली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसा कर रहे हैं? इसके बारे में यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट दे रही है रुचि गुप्ता जी। सब कुछ यहाँ पे जानना जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये बोल रही है कि अपना व्यू पॉइंट देने का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है। आज की डेट में सोशल मीडिया पे जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो ब्रेमिटी और होमोजेनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब छोटे फॉर्म में जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी तो ब्लॉग चलते थे दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल wordpress.com पे या blogspot.com पे ओवरऑल आप अपना ब्लॉग बना लो और उस ब्लॉग को लिखो। और वो ब्लॉग थोड़ा बड़ा होता था, 400-500 वर्ड्स का तो होता ही था। तो आप दिमाग लगा के उस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखते थे। आपका कोई आर्टिकल पढ़ता था तो आप लिखते थे, उसमें दिमाग लगाते थे। जो आपका आर्टिकल पढ़ता था वो दिमाग लगाता था। एक कॉन्शियस इंगेजमेंट होता था और कहीं ना कहीं आप चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे, ठीक है भाई। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया इवॉल्व होता गया वैसे वैसे अगर आप देखो तो ये प्रोसेस छोटा होता गया। आज की डेट में ट्विटर में आप एक छोटे से मैसेज को लिख के अपनी व्यू पॉइंट बताते हो लोगों को। फेसबुक पे चले जाओ तो एक छोटे से मैसेज के थ्रू आप चीजें बताते हो। इमोजीज का प्रयोग होता है, हंसने का इमोजी, रोने का इमोजी, हंस के मजाक उड़ाने का इमोजी, हर प्रकार के बहुत अलग अलग प्रकार के इमोजीज आपको नजर आते हैं। वीडियोस की अगर आप बात करो तो पहले वीडियोस में बड़े वीडियोस अपलोड होते थे 50 मिनट के, 40 मिनट पे, फिर 10 मिनट में मुद्दा आया। आज शॉर्ट्स पे पहुंच गया है मुद्दा, टिकटॉक वाली वीडियोस में पहुंच गया है कि भैया 15-20 सेकंड में ही अपने सारे थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस करते रहो। कहीं ना कहीं लोग उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। लोगों के पास दिमाग लगाने का समय नहीं है। आज की डेट में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी भी दिन में 1-2 घंटे करके पढ़ लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। एक आईआईटी का टॉपर जो कि बचपन से टॉप कर रहा है वो तक कम से कम यूपीएससी की तैयारी में 7-8 घंटे तो दिन में पढ़ता ही है। तो अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट हो तो 10-11 घंटे की पढ़ाई तो कहीं नहीं गई। लेकिन लोग शॉर्टकट्स की तरफ भाग रहे हैं। हर चीज में लोगों को शॉर्टकट चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहते लोग। तो पहले लंबे ब्लॉग्स लिखने में, पढ़ने में मेहनत होती थी, अब उससे साइड हट चुके हैं। छोटे छोटे मैसेजेस चाहिए, इन शॉर्ट्स आने लगे हैं। एक लाइन में हमें करंट अफेयर्स की न्यूज समझा दीजिए। बहुत कम ही लोग हैं जो एनालिटिकल व्यू पॉइंट रखते हैं। मैं सिर्फ प्रिपरेशन की बात नहीं करता हूं, इनफैक्ट न्यूज डिलीवरी। आप किसी न्यूज को देख रहे हो तो आपके पास समय नहीं है कि एक न्यूज को 15 मिनट तक एनालाइज करो, 20 मिनट तक एनालाइज करो। यार 2-3 मिनट में पता चल जाए न्यूज का जिस्ट। इसीलिए आज देखो तो आज की डेट में शॉर्टर वीडियो फॉर्मेट चल रहे हैं 15 से 60 सेकंड, और सोशल मीडिया उसको इस हिसाब से प्रमोट भी कर रहा है। यूट्यूब की जब आप ऐप खोलते हो तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स का सेक्शन खुल जाता है, ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स चलने शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में जो रिटेनमेंट, जो एंगेजमेंट होता है उससे कहीं ज्यादा एंगेजमेंट शॉर्ट्स वीडियोस में मिलता है।
इन वीडियोस की एल्गोरिदम, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एल्गोरिदम ही ये चीज प्रमोट करती। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है आज की डेट पे, जितना डेमोक्रेटाइजेशन सोशल मीडिया क्लेम करते हैं प्लेटफॉर्म्स के हम कर रहे हैं, उतना एक्चुअली में वो कर नहीं रहे हैं। ये जो डेमोक्रेटाइजेशन है ना, वो एक्चुअली में स्टैंडर्डाइजेशन, मास प्रोडक्शन और कैपिटलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी वो चीजें प्रमोट करते हैं जो बहुत वायरल हो सके, एकदम से वायरल हो सके, और वो वायरल वीडियो हमेशा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को, जेन्युइन इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे करेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस को प्रोमुलगेट करने की बात कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो एक्चुअली में पूरी तरीके से सही नहीं है। फिर भाई द प्रॉब्लम्स विद द डाटा प्रोटेक्शन बिल। अंजलि भारद्वाज जी जो कि नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई हैं, और अमृता जोरी जी जो कि नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, दोनों नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट्स टू इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। क्या बता रही है? बता रही कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने ड्राफ्ट किया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। काम क्या है इस बिल का? Processing of digital personal data in a manner that recognizes both the right of individuals to protect their personal data and need to process personal data for lawful purposes। तो भैया जो डाटा आज की डेट में डोमेन में एग्जिस्ट करता है, देखिए डाटा आज की डेट में सबसे बड़ी ताकत है। कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, आप कह लो गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब डाटा से पैसा कमाते हैं। व्हाट्सएप ने जब व्हाट्सएप के डाटा को फेसबुक के साथ जोड़ दिया तब कितना बवाल मच गया था। तो डाटा इज मनी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनल प्रेफरेंसेस के बारे में पता है तो आपके पास उसका डाटा है, और उस पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप उसको चीजें बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो। जितने भी एड एल्गोरिदम्स काम करते हैं ये ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब इस केस में इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन डिजिटल यूजर्स हैं उनके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आया गया। लेकिन इस पर्टिकुलर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में प्रॉब्लम्स है, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। एक डाटा प्रोटेक्शन लॉ का काम होना चाहिए कि वो सेफगार्ड और बैलेंस कर सके पीपल राइट्स टू प्राइवेटी एंड द राइट टू इंफॉर्मेशन को। मतलब राइट टू प्राइवेसी मतलब उनकी प्राइवेसी भी प्राइवेट रहे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी मिल जाए। लेकिन ये जो नया बिल है वो दोनों काउंट्स पे फेल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि इस बिल को सेम फॉर्म में ना पास किया जाए, एक प्रोसेस ऑफ रिगरस प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन से इसको मूव किया जाए और इसको रीड्राफ्ट किया जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ऑथर्स इस डाटा प्रोटेक्शन बिल के रिस्पेक्ट में बता रही हैं कि ये डाटा प्रोटेक्शन बिल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रोविजंस को डाइल्यूट कर रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो प्रोविजन है वो क्या बोलता है? इट एम्पावर्ड सिटीजंस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड हेल्ड गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल। आरटीआई के अंदर आप किसी पर्टिकुलर चीज के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो चीज जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को कंसर्न करती है। तो जो गरीब लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनको वेलफेयर प्रोग्राम्स का एक्सेस मिलना चाहिए, डेमोक्रेटाइज करने के लिए आपको उनको इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना पड़ेगा। कितना राशन आया पीडीएस शॉप में, कितना राशन कितने को बांटा गया, कितने रुपए पे बांटा गया, जब तक इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होगी तब तक उस पर्टिकुलर फैक्ट का प्रॉपर सोशल ऑडिट नहीं हो पाएगा, एक्चुअली में चीजों का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात होती है, इस प्रकार की चीजों को आप सीक्रेसी में नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप सीक्रेट रखोगे चीजों को तो एक्चुअल चीजें पता ही नहीं चल पाएंगी। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, अब डेमोक्रेसी के अंदर किसने वोट डाला, कितना वोट डाला, वोट की काउंटिंग प्रॉपर तरीके से हुई कि नहीं हुई, जब तक आप ये बात इंश्योर नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल डेमोक्रेसी है इंडिया। तो उसी कंटेक्स्ट में राइट टू इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे। देखिए कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आरटीआई एक्ट के अंदर, मेरे साथ ऐसा हो कि आपने एक इंफॉर्मेशन मांगी और उस इंफॉर्मेशन को आपको डिनाई कर दिया गया अंडर आर्टिकल 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे। बेसिकली 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है अगर वो इंफॉर्मेशन पर्सनल डोमेन में आप पूछ रहे हो और उस इंफॉर्मेशन का पब्लिक एक्टिविटी से, पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को इन्वेड कर रही है। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लगता है कि वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे इंडिविजुअल की प्राइवेसी को इन्वेड कर रही है और उसमें कोई पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट एसोसिएटेड नहीं है, तो सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में वो इंफॉर्मेशन आपको रिजेक्ट की जा सकती है। अब ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो आरटीआई एक्ट को अमेंड कर रहा है, ठीक है ना, और उसके
मतलब ये जो सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जो है ना, इसके परव्यू को एक्सपेंड कर रहा है और किसी भी प्रकार की पर्सनल इंफॉर्मेशन को आरटीआई एक्ट के अंदर लाने से हटा रहा है। मतलब किसी इंडिविजुअल की पर्सनल इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में आप कुछ भी पूछोगे तो आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंफॉर्मेशन रिजेक्ट कर सकता है। इनफैक्ट सेक्शन 8 क्लॉज 1 ऑफ द आरटीआई एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को देने से मना नहीं कर सकते, वो आप कोई इंडिविजुअल को भी देने से मना नहीं करोगे। तो एक्चुअली ऑथर यहां पे ये बोल रहा है कि जो पब्लिक डाटा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है वो आरटीआई एक्ट 2005 को गलत प्रकार से अमेंड कर रहा है। सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तब नहीं प्रोवाइड करेगा जब वो इंफॉर्मेशन किसी की लाइफ में इन्वेड कर रही है, उसकी प्राइवेसी को इन्वेड कर रही है और उसका पब्लिक एक्टिविटी से कोई लेना देना ना हो। अभी इस कंटेक्स्ट में जस्टिस एपी शाह की रिपोर्ट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। इन्होंने साफ साफ बोला कि जो प्राइवेसी एक्ट है, डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये बेसिकली ऐसा पर्सनल डाटा जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से कंसर्न्ड है उसको रिलीज करने की बात करता है। तो बेसिकली यहां पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को आप पास कराओ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को अमेंड करने की यहां पे कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा, ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है ये केंद्र की सरकार को बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स दे रहा है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी बचानी जरूरी है, बट सेक्शन 18 के अंदर केंद्र की सरकार को यह ताकत दी गई है कि कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के एप्लीकेशन से एग्जेम्प्ट कर सकती है सरकार। अब सबसे बड़ी डाटा रिपोजिटरी तो खुद सरकार है, तो अगर डाटा वायलेशन या डाटा ब्रीचेस का इल्जाम किसी गवर्नमेंट एंटिटी के ऊपर पड़ता है तो इसका क्या मतलब है कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बन रहा है उसके पास उतनी ताकत होनी चाहिए कि कल की डेट में किसी गवर्नमेंट एंटिटी के ऊपर अगर डाटा वायलेशन का या प्राइवेसी वायलेशन का चार्ज लगता है तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड द्वारा एक्शन लिया जा सके, लेकिन ऐसी कोई ताकत यहां पे नहीं दी जा रही। इनफैक्ट एग्जीक्यूटिव को यहां पे ब्लेटेंट ताकत दी गई है। केंद्र की सरकार यहां पे नियम कानून बना के किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी को एग्जेम्पशन दे सकती है फ्रॉम द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। ये गड़बड़ काम है। उसके साथ साथ देखो तो ये जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनेगा इसकी स्ट्रेंथ, इसकी कंपोजिशन को केंद्र की सरकार डिसाइड करेगी। इसके चेयरमैन, इसके मेंबर्स के सिलेक्शन और रिमूवल का प्रोसेस केंद्र की सरकार डिसाइड करेगी। किनकी तनख्वाह मिलनी है उनको, वो केंद्र की सरकार। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस केंद्र की सरकार। तो जब सब कुछ केंद्र की सरकार ही करेगी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड वालों के रिस्पेक्ट में, तो कौन से डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का मेंबर केंद्र की सरकार के अगेंस्ट कुछ करेगा? तो मतलब ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल बनाया जा रहा है ना, ये बाकी एंटिटीज के लिए बनाया जा रहा है। अगर किसी की केंद्र की सरकार के साथ बनती है या उससे एसोसिएटेड कोई प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल उसके ऊपर लागू होगा ही नहीं। तो इसीलिए यहां पे ऑथर बोल रहा है कि भैया ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है इसको यहां पे रीड्राफ्ट करने की जरूरत है, रीअमेंड करने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट, मोर एनिमल्स लेस फॉरेस्ट कवर्स। कर्नाटका के अंदर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, आदमी और जानवरों के भिड़ाव के जो मुद्दे हैं और जो इंस्टेंसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप देखो तो इसी महीने में एक 70 साल का आदमी जो कि जेनु कुरुबा कम्युनिटी का था और उसके 12 साल का ग्रैंडसन, इनको अलग अलग टाइगर अटैक्स में अनफॉर्चुनेटली मौत का सामना करना पड़ गया। और ये टाइगर अटैक्स कहां हुए थे? कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में नागरहोल नेशनल पार्क के बॉर्डर पे हुए थे, कुट्टा नाम की जगह के पास। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डाटा को पेरूज किया जाए तो 2020-21 में 24,740 केसेस क्रॉप डैमेज बाय वाइल्ड एनिमल्स के देखने को मिले, 3,019 केसेस कैटल किल के देखने को मिले जानवरों के द्वारा, 36 ह्यूमन डेथ्स के केसेस देखने को मिले कर्नाटका के अंदर। इसमें जो टोटल कंपनसेशन रिलीज किया गया कर्नाटका की सरकार के द्वारा वो है 21 करोड़ 64 लाख रुपए। ये फिगर्स 2021-22 में क्रॉप डैमेज बाय वाइल्ड एनिमल्स के लिए थे 31,225, नंबर ऑफ कैटल्स किल्ड के लिए थे 4,052 और 40 इंसानों की यहां पे मौत हुई थी। मतलब मौत में, डैमेज में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसके लिए सरकार की जेब से जो कंपनसेशन निकला वो है 27 करोड़ 40 लाख रुपए। और इस साल में 2022-23 में अगर आप देखो तो अब तक सरकार 20 करोड़ का कंपनसेशन ऑलरेडी दे चुकी है और ऐसा बताया जा रहा है कि पेंडिंग एप्लीकेशंस को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस कर दिया गया तो टोटल कंपनसेशन 40 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। तो एक तो भाई क्रॉप डैमेज कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल, लोगों की यहां पे जान जा रही है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? उन इंसानों को जो कि कहीं ना कहीं विलेज और फॉरेस्ट के बॉर्डर पे रहा करते हैं।
ठीक है ना, उनकी जान जा रही है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, वो ओवरऑल हमेशा डर में जीते हैं कि कौन सा जानवर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जरूरत है। क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो जो विलेजेस फॉरेस्ट की बाउंड्री पे आते हैं वहां पे जो डिस्कार्डेड रेल फेंसेस हैं उससे बाउंड्री लगाई जा सकती है। इन बॉर्डर इलाकों में जो भी एलिफेंट्स और टाइगर रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इनको यहां से रीलोकेट किया जा सकता है। अगर आप देखो तो साउथ कर्नाटका में ह्यूमन लियोपर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत तेजी देखने को मिली। 4 इंसानों की मौत भी हुई यहां पे मैसूरू डिस्ट्रिक्ट के टी नरसीपुरा तालुक के अंदर। तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आइडिया बना रहा है कि कुछ सेपरेट इनक्लोजर्स बनाए जा सकते हैं, रेस्क्यू सेंटर बनाए जा सकते हैं जहां पे लियोपर्ड को रखा जाएगा। 250 लियोपार्ड्स को ओवरऑल ट्रैंक्विलाइज किया गया है, कॉन्फ्लिक्ट जोन से कैप्चर करके दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केसेस है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे ओवरऑल नुकसान ह्यूमैनिटी और सरकार का ही हो रहा है। अकेले कर्नाटका के अंदर 2500 लियोपर्ड पॉपुलेशन है और ओवरऑल देखो तो 50% से ज्यादा जो ह्यूमन लियोपार्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, रामनगरा, तुमाकुरु, मंड्या, मैसूरू, हसन। तो मिटिगेटरी इनिशिएटिव्स यहां पे जरूरत है। इन कॉन्फ्लिक्ट में ह्यूमन डेथ्स बढ़ रही हैं। अब देखिए एक्चुअली में प्लानिंग स्टेज में गलती हुई है। क्या गलती हुई है कि आपने प्लान तो किया कि एनिमल की पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे और आपने एनिमल की पॉपुलेशन को बढ़ा लिया, लेकिन इस एनिमल की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए आपको अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाना चाहिए था, लेकिन इफेक्टिवली आप फॉरेस्ट कवर कम कर रहे हो। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के लिए मेजर्स लेके आप वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, लेकिन उस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को रखने के लिए जो जंगल चाहिए वो जंगल आप कम कर रहे हो। तो जंगल कम करोगे और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन बढ़ाओगे तो कभी ना कभी तो उस वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की, जानवरों की इंसानों से मीटिंग होगी, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 2020-21 से लेके 21-22 के बीच में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। 450 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को 39 प्रोजेक्ट्स ऑफ माइनिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन, विल्ड मिल्स और रेलवे लाइंस के लिए डाइवर्ट किया गया। तो वो फॉरेस्ट इलाका जो कि इफेक्टिवली इन जानवरों के लिए था वो ह्यूमन डेवलपमेंट में चला गया। फॉरेस्ट कवर अगर आप देखो कर्नाटका के अंदर 2012-13 में था 43,356.47 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कर्नाटका स्टेट का 22.61% लैंड था। ये इलाका, ये एरिया 2021-22 में हो चुका है 40,591.97 स्क्वायर किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 21.16% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ कर्नाटका। तो मतलब जंगल आप कम कर रहे हो, जानवर बढ़ा रहे हो, तो लड़ाई तो यहां पे होगी ही ना। इस कंटेक्स्ट में केंद्र की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को लेके वेस्टर्न घाट्स में। एक बड़ा इलाका कर्नाटका के अंदर भी आता था, लेकिन कर्नाटका की सरकार यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट चली गई, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो फॉरेस्ट कवर है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, और जब फॉरेस्ट कवर ऑफिशियली आप ऑन पेपर्स बढ़ाते हो तो वहां पे आपको कंजर्वेशन मेजर्स को इंप्लीमेंट करना है। आप कोई माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकते, होटल वगैरह नहीं बना सकते, टूरिस्ट प्लेसेस नहीं बना सकते। तो इस कंटेक्स्ट में एक तरफ तो सरकार अर्बनाइजेशन ज्यादा करना चाहती है, फॉरेस्ट कवर कम करना चाहती है, उसके साथ साथ जानवरों का नंबर बढ़ाना चाहती है, तो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। तो भैया 8 महीने के बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और फाइनली यहां पे जीएसटी काउंसिल के अंदर कंसेंसस बना। इन्होंने डिसाइड किया कि हम जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल बनाएंगे। एपेलेट ट्राइब्यूनल का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो दोस्तों, जीएसटी के अंदर जीएसटी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो जुडिशरी मैकेनिज्म है, जुडिशियल मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी है तो आप एपेलेट ट्राइब्यूनल में अपील को फाइल करोगे। तो इस कंटेक्स्ट में देखो तो ये जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश करने वाला जो प्रोविजन है वो लाइकली अगले महीने जब फाइनेंस बिल पास किया जाएगा उसमें पास करा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जीएसटी डिसएग्रीमेंट को लेके जो भी कोर्ट वगैरह में केस फाइल हैं उनको जल्दी यहां पे रिजॉल्व किया जा सकता है अगर जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल के मैकेनिज्म को यहां पे लेके आया जाता है। फिर इसके साथ जीएसटी काउंसिल ने कुछ और डिसीजंस लिए हैं, जैसे जो पेंसिल शार्पनर्स हैं वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे, और स्मॉल टैक्स प्लेयर्स अगर जीएसटी देर से भरते हैं तो उसमें पीनल चार्जेस उनके ऊपर थोड़ा कम लगाए जाएंगे। गुटखा जैसे फील्ड्स के अंदर जीएसटी के मैकेनिज्म को थोड़ा बदला जा रहा है। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे निकाली गई हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो एक्सपेक्टेड था जीएसटी काउंसिल जिसके ऊपर डिसीजन लेगी, वो अभी भी डिसीजन नहीं ले पाई। वो ये है कि ऑनलाइन गेमिंग और कसिनोज के ऊपर कैसे जीएसटी लगाया जाए। अभी तक ये मुद्दा यहाँ पे पूरी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो ऑनलाइन कसिनोज और गेमिंग की जो लॉबी है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है पॉलिटिकली, इसलिए यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले जा पा रहा है।
एक चीफ मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया गया था ओवरऑल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिसीजन लेने के लिए, बट डिसीजन आप नहीं ले पाए हो। उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो हेड है वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस में बिजी है, इसलिए यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। 9 असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं और इन असेंबली इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में, ऑनलाइन गेमिंग और कसिनोज के रिस्पेक्ट में जीएसटी की फाइनल डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, बट पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव मुद्दा नहीं है, तो जीएसटी काउंसिल ने अभी के लिए इसको आगे के लिए ही पोस्टपोन कर दिया। फिर इसके साथ साथ देखिए तो इंडिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्स जीएसटी स्ट्रक्चर है, 5%, 12%, 18%, 28%, इसको भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। उसके लिए भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था लेट 2021 में, जो कि अब तक चीजें सॉर्ट आउट नहीं कर पाया है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आपको बता चुका हूं, मान लो ए इनपुट है, इससे बी बना, बी से सी बना, आप सी के ऊपर जीएसटी लगा रहे हो 12% और ए के ऊपर जीएसटी लगा रहे हो 18%, इसको आप बोलते हो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली उसका जो इनपुट है वो इनपुट के ऊपर जीएसटी ज्यादा है और फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कम है, तो लोग फाइनल प्रोडक्ट ही बाहर से इंपोर्ट करने लगेंगे, इनपुट प्रोडक्ट से देश के अंदर बनाएंगे ही नहीं। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी सही करने की जरूरत थी। फिर अभी के लिए देखो तो जीएसटी के अंदर जो एग्रीगेट टैक्स रेट निकल के आ रहा है वो 12% है, जबकि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कम से कम 15.5% चाहिए था। इसीलिए 5, 12, 18, 28 की ब्रैकेट को हटा के कम ब्रैकेट्स लाके इफेक्टिव रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को बढ़ाने की कोशिश थी सरकार की, बट उस कोशिश के रिस्पेक्ट में भी अभी कुछ फाइनली यहां पे हुआ नहीं। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है इन्फ्लेशन के बढ़ते और हायर टैक्सेस के चलते ये जो जीएसटी कलेक्शंस बढ़े हैं, उन बढ़े हुए कलेक्शंस के चलते और कहीं और बढ़ाने के चक्कर में इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, हो सकता है जीएसटी काउंसिल ने चीजों को अबेयंस में रखा हो। ओके, लेकिन अगर आप देखो तो अभी बड़े फ्लॉट्स हैं। सीमेंट जैसे इनपुट के ऊपर 28% जीएसटी लगाई जा रही है, तो अभी भी एक गुड और सिंपल टैक्स सिस्टम में हमारे जीएसटी रिजीम को बदलने में कम से कम 2025 तक हमें इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर अभी भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। और फाइनली यहां पे बात की जा रही है हाउस ऑफ हॉरर्स की। तमिलनाडु की विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अनुभू ज्योति आश्रम है, जहां पे डार्क सीक्रेट्स और कुछ हैपनिंग्स निकल के आई हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देखने को मिले हैं। वो वुमेन जो कि सोसाइटी से बहिष्कृत थी, कहीं परेशान थी, विडो थी, डिसेबल्ड थी, उनका रेप की खबर, सेक्सुअल और फिजिकल एब्यूज, ट्रैफिकिंग, इस प्रकार की खबरें इस पर्टिकुलर अनुभू ज्योति आश्रम से निकल के आई हैं। डेस्टिट्यूट वुमेन, अबंडेंट सीनियर सिटीजन्स, बेगर्स, अल्कोहल एडिक्ट्स, इन सब प्रकार के लोगों के लिए आश्रम्स होते हैं, लेकिन इन लोगों को इस पर्टिकुलर आश्रम से रेस्क्यू किया गया है और किसी और जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जो ओनर से उनके ऊपर ये इल्जाम है कि जानवरों का, इनफैक्ट मंकीज का प्रयोग किया जाता था यहाँ पे ओवरऑल जो लोग थे उनको डराने के लिए। 4 लोगों को यहां पे अरेस्ट किया गया है, 142 रेजिडेंट्स को रेस्क्यू किया गया है। इस पर्टिकुलर आश्रम के जो ओनर्स हैं जुबिन बेबी और वाइफ मारिया, इनके ऊपर रेप और टॉर्चर्स और सेक्सुअल अबाउस के चार्जेस तो लगाए गए हैं। इनकी ओनरशिप के अंदर एक और यूनिट पुदुचेरी में थी, जहां पे 20 रेजिडेंट्स को रेस्क्यू किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने यहाँ पे टेस्टिमोनीज रिकॉर्ड की रेस्क्यूड वुमेन की। सीबीसीआईडी को यहाँ पे केस हैंडओवर कर दिया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो भैया राज्य की सरकार के अंदर ही जो अनुभू ज्योति आश्रम जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, इनका पीरियोडिक असेसमेंट सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, इनका रजिस्ट्रेशन ठीक तरीके से चेक क्यों नहीं किया जाता है, सोशल सेक्टर में काम करने वाले इन आश्रम्स के अंदर इतनी घिनौनी हरकतें हो रही हैं, सरकार कुछ क्यों नहीं करती है, लूपहोल्स का फायदा कैसे उठा ले जाते हैं ये आश्रम, ये कुछ एक ऐसे सवाल है जो हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं, जिनका अर्जेंट बेसिस पे जवाब ढूंढना जरूरी है। तो ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर